हाय स्टूडेंट्स, अपने एस्किमो जनजाति के बारे में बात कर रहे थे और एस्किमो जनजाति में अपने निवास क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। बात की जाए निवास क्षेत्र के बारे में तो एस्किमो जनजाति है वो हमने पढ़ा भी आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेशों यानी शीत प्रदेशों में निवास करती है। ये शीत प्रदेश बात की जाए तो अलास्का हो गया, कनाडा है, ग्रीनलैंड है या उत्तरी साइबेरिया है। इन क्षेत्रों में ये लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं। यहाँ इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे कनाडा और ग्रीनलैंड में इसे एस्किमो बोलते हैं, स्कैंडिनेविया में इसे लैप्स बोला जाता है, उत्तरी साइबेरिया में इसे सेमोयड्स और याकूत बोलते हैं और चकचीवतुंग नाम से भी जाना जाता है। ये लोग जहाँ निवास करते हैं वहाँ पर तापमान बहुत कम रहता है, बर्फीली आंधियाँ चलती है, लाइट बहुत कम होती है। या यानी कि ये बात करें भी ये कठोर जलवायु में ये लोग निवास कर रहे हैं। वहाँ लगभग इनकी आबादी है वो 10 लाख के करीब है, तो जो पिछले 10,000 वर्षों से ऐसा माना जाता है भी यहाँ पर निवास कर रहे हैं। यहाँ बात की जाए तो ऋतुओं में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। जाड़े की ऋतु में बहुत लंबी होती है, ग्रीष्म ऋतु बहुत यहाँ पर छोटी है। यहाँ तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है, बर्फीली और शीत भरी आंधियाँ चलती है। यहाँ पर कठोर जलवायु के कारण ही यहाँ पर हिमपात भी बहुत ज़्यादा होता है। कहता है यहाँ पर जब केवल ग्रीष्म काल होता है तभी थोड़ी अल्प मात्रा में, जैसे सेवाल है, लाइकेन है, रंग बिरंगी वनस्पतियाँ हैं, उनके फूल निकलते हैं। और इसके अलावा ये लोग भालू है, लेमिंग हो गया, खरगोश हो गए, कस्तूरी मृग हो गया, कैरीबाऊ जैसे रेनेडियर बोलते हैं, लोमड़ी, कुत्ते, भेड़िए, ये इनके मुख्य रूप से प्राणी जाति इनके पास होते हैं या इनका शिकार वगैरह भी करते हैं। समुद्र के रूप में मुख्य रूप से देखा जाए तो सील मछली होगी, वेल है, वॉलरस यानी सीलोइन, कई मछलियों का ये शिकार करते हैं, उन मछलियों पर ये निर्भर रहते हैं। इन लोगों के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में बात करें यानी इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो ये लोग मुख्य रूप से हंटिंग यानी आखेट पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि हमने ये शुरुआत में पढ़ा भी एस्किमो जनजाति का अर्थ भी कच्चा मांस खाने वाला ही है और ये लोग शिकार के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग शिकार अलग अलग तरीके से करते हैं। ग्रीष्म काल में इनके शिकार की कंडीशन अलग होती है यानी बसंतकालीन, और शीतकाल में इनके जो अखेट यानी हंटिंग का वर्क है वो अलग प्रकार का होता है। शीतकाल में ये लोग जब शिकार करने के लिए जाते हैं तो दो विधियों का प्रयोग करते हैं यानी दो तरीके से शिकार करते हैं। एक तो आप लोगों को याद रखना है इसमें इतुरपाक, और दूसरी जो कंडीशन है उसमें वैसे तो है लगभग एक जैसी है, मगर यहाँ तरीके से देखा जाए तो एक तो इतुरपाक और दूसरी है माऊपाक। ये दो शिकार करने की प्रणाली इनके पास है, दोनों में ही शिकार करेंगे। ये सील मछली का या वेल मछली का शिकार करेंगे। इनके पास बनी नावें होती है, उन नावों का ये प्रयोग करते हैं। माऊपाक क्या है? माऊपाक में ये क्या करते हैं, सील मछली का जब शिकार करने के लिए जाते हैं तो बर्फ में बने हुए छिद्रों से जब सांस लेने के लिए जब वो मछली बाहर आती है, या ये कह सकते हैं भाई एस्किमो द्वारा हड्डी की छड़ जो इनके ऊपर रखी होती है वो हिलती है, और जैसी वो हिलती है तो वो लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। यानी कहने का मतलब बालों से शिकार करते हैं। तीखे बाले होते हैं, उन बालों को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, हार्पून। हार्पून क्या है, शिकार करने के लिए काम में लिए जाने वाला भाला है। और इसी विधि को, इस मेथड को बोलते हैं माऊपाक। और माऊपाक का मतलब ये होता है भी प्रतीक्षा करना, क्योंकि इनको वेट करना पड़ता है। हो सकता है कई 2 घंटे 4 घंटे, कई बार तो 2-2 दिन वेट करना पड़ जाता है। और क्योंकि जब तक मछली सांस लेने के लिए बाहर नहीं निकलेगी या वो हड्डी हिलेगी नहीं तब तक इनका शिकार नहीं होगा, तो इसलिए माऊपाक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। इनकी दूसरी विधि है इतुरपाक। अब ये इतुरपाक क्या है? इतुरपाक शिकार करने का दूसरा मेथड यानी दूसरी विधि, इसमें क्या करते हैं, शिकारियों द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ वाले स्थान पे गए, वहाँ 2 छिद्र बना लिए।
एक छिद्र में तो यह क्या करेंगे, मछली के लिए दाना या चूरा या भोजन या ये कह सकते हैं उसके लिए चारा डालेंगे, और दूसरे छिद्र में से पीछे से हार्पून से शिकार करेंगे, और इस प्रणाली को क्या बोला जाता है, इतुरपाक। तो आप लोगों ने याद रखना है इतुरपाक क्या है और माऊपाक क्या है, ये दो क्वेश्चन आप लोगों को याद होने चाहिए। तो शिकार करने की दो प्रणालियां हैं, एक में तो सील मछली का शिकार करेंगे, हाथी बाले से करेंगे, हड्डी रखी होगी वो हिलेगी, शिकार करेंगे, उसे माऊ पाक बोलेंगे। माऊ पाक को वेट करना, प्रतीक्षा करना अर्थ है। दूसरे इतुरपाक, इतुरपाक में दो छिद्र किए, एक में चारा डाला, दूसरे छिद्र से हार्पून से शिकार किया। इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, सील मछली का शिकार करते हैं। अब सील मछली इनके लिए भोजन का भी काम करती है, जलाने और ईंधन का काम भी करती है। चर्बी से इनकी चर्बी क्योंकि बहुत तेज़ होती है और बहुत तेज़ जलती है और ताप भी बहुत अधिक देती है, इसलिए इस टाइम में ये सील मछली पर ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाते हैं। बसंत काल में ये लोग किस प्रकार का शिकार करते हैं, बसंत काल में देखा जाए तो मुख्य रूप से इनका जो शिकार करने की जो प्रणाली है, बसंतकालीन जो शिकार है उसमें ये लोग क्या करते हैं, जब मार्च का महीना होता है, जब धूप निकलने लग जाती है, तब थोड़ी वनस्पतियां वगैरह बाहर निकलती है, या कहते हैं बसंत काल में जो शिकार करते हैं उसे बोला जाता है, आखेट को क्या बोलते हैं, उतोक। तो याद रखना है, आपसे पूछा जाए उतोक क्या है, एस्किमो जनजाति में बसंतकालीन समय में जो शिकार किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उतोक बोलते हैं। अब ये उतोक में है क्या, अब उतोक में ये लोग क्या करते हैं भी, कुत्तों की मदद से सील मछली का शिकार करते हैं। और ये क्या करते हैं, एक नाव लेके जाते हैं, और वो जो नाव है, अब वो नाव आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान हो तो ये जो नाव है वो मुख्य रूप से चमड़े की बनी होती है, यानी कहने का मतलब चमड़े की बनी हुई नाव को काम में लेते हैं, और इस नाव को बोलते हैं कयाक। चमड़े से बनी हुई नाव को क्या बोलते हैं, कयाक। तो आप लोगों को याद रखना है कयाक क्या है, कयाक है वो चमड़े से बनी हुई नाव है, और जिसमें ये शिकार करने के लिए उस नाव को लेकर जाएंगे। तो ग्रीष्म काल में एस्किमो लोग करेबियो यानी 12 सिंगे के जो सिंगा होता है उसके धनुष बाण से भी शिकार करते हैं, खरगोश, बतख, चिड़ियों का शिकार करके या इन बाला फेंक कर उनका शिकार करते हैं। रेनेडियर इनकी संपत्ति का एक बहुत बड़ा सूचक माना जाता है, जिसके पास ज़्यादा रेनेडियर होते हैं उसको उतना ही अमीर माना जाता है वहाँ पर। और ज़्यादातर ये लोग हैं मांस के ऊपर, सील मछली हो या वेल मछली के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। सील मछली का जो मांस होता है उससे कपड़े भी बनाते हैं, यानी उसकी खाल कपड़े बनाने के लिए काम में ले ली, मांस खाने के काम में ले लिया, तंबू बनाने के लिए उनके खाल वगैरह काम में ले सकते हैं, ईंधन के लिए चर्बी काम में ले ली, हड्डियों से स्लेज गाड़ियाँ बना ली, डोरी यानी तागा जो उनका है उनसे वो तात वगैरह बना लिया बांधने के लिए। इस तरीके से सारा का सारा वर्क है उनका सील मछली पर डिपेंडेबल हो जाता है। बात की जाए इनके भोजन के बारे में, तो कच्चा मांस खाते हैं, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि लगभग लोग हैं ये शिकार पर ही हैं डिपेंडेबल। सील मछली होगी, वेल है, सीलोइन है, कई बार छोटे जीव वगैरह जो भी इनके पास आ जाते हैं उनको मारकर ये अपना जीवन यापन करते हैं। वस्त्रों में बात की जाए तो मुख्य रूप से बात करें तो वस्त्रों के अंतर्गत ये जो इनके क्लोथ्स हैं उसके बारे में चर्चा करें तो ये मुख्य रूप से कैरिबियों से बनी हुई खाल का प्रयोग काम में लेते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होती है तो सर्दी के अकॉर्डिंग इनके वस्त्र बनाए जाते हैं, और वस्त्र बनाने का काम होती है वो इनकी महिलाएं यानी स्त्रियाँ करती है। और ध्रुवीय बालू के सैमूर जो होता है ध्रुवीय बालू उससे भी इनके वस्त्र बनाते हैं या वस्त्र बनाते हैं ये लोग। स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र यहाँ पर लगभग एक जैसे होते हैं। एस्किमो जर्सी नुमा एक बांहदार वस्त्र पहनते हैं जिसे बोलते हैं तिमियाक। याद रखना आप लोगों को, एस्किमो लोग बांहदार एक वस्त्र पहनते हैं जिसे क्या बोलते हैं, तिमियाक। इस तिमियाक के ऊपर एक कपड़ा और पहनते हैं उसे बोलते हैं अनोहाक। तो दो आप लोगों को याद रखना है, तिमियाक और अनोहाक। तिमियाक क्या है, जर्सी नुमा बांहदार वस्त्र, और उसके ऊपर एक कपड़ा डाला उसे बोलते हैं अनोहाक। और ये जूते पहनेंगे, वो जूते किसके होंगे, सील मछली के बने होंगे, और इन जूतों को बोलेंगे क्या, कार्मिक और मुकुलुक्स बोलते हैं। तो कार्मिक क्या है और मुकुलुक्स क्या है, इनके सील मछली के बने हुए जूते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कार्मिक या मुकुलस। तिमियाक
बांधार जिस वस्त्र पहनते हैं उसे तिमियाक बोल दिया, उसके ऊपर कपड़ा डाला तिमियाक के ऊपर अनोहाक बोल दिया। तो आप लोगों को ये न्यू टाइप में याद रखना है। अब बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र के बारे में, निवास गृह के बारे में, इनके घर कैसे बने होते हैं। निवास गृह के बारे में बात करें तो इनके मकान होते हैं वो बर्फ़, पत्थर और हड्डियों यानी खालों से बने होते हैं। और इनके जो बर्फ़ में बने मकान होते हैं इसे इग्लू बोलते हैं, बर्फ़ में बनी झोंपड़ी, जिसे मतलब ये क्या बोला जाता है, इग्लू। अब ये झोंपड़ी क्या है, कैसे बनती है, ये क्या करते हैं, जो व्हेल मछली वगैरह है उसकी हड्डियाँ या लकड़ी वगैरह लेके उनका एक ढांचा तैयार कर कर एक झोंपड़ी बनाते हैं। वो ढांचे में क्या होता है, 5 से 6 फीट भूमि के अंदर होती है और 2 से 3 फीट वो ऊपर की तरफ बाहर निकली रहती है। और इस झोंपड़ी को क्या बनाते हैं, इसे जो झोंपड़ी बनाने के तरीके, उनका जो टेक्नोलॉजी है या जो झोंपड़ी है उसे इग्लू बोलते हैं। और इस बने ढांचे को क्या बोला जाता है, कर्मक बोला जाता है। आप लोगों को याद रखना है भी कर्मक क्या है, लकड़ी और वेल की हड्डियों से बने हुए ढांचे को कर्मक बोलते हैं। इग्लू शीत वातावरण में जो बर्फ़ के मकान बनाते हैं उसे इग्लू बोलते हैं। और इनकी झोंपड़ी कैसी होती है, 5 से 6 फीट भूमि के ऊपर, 2 से 3 फीट अंदर की तरफ होती है। इनका प्रवेश द्वार होगा, भूमि के अंदर एक सुरंग बनाकर उसके अंदर एंट्री करेंगे, वो इनका प्रवेश द्वार होगा। और ये कई बार क्या होता है, ग्रीष्म काल में ये लोग क्या करते हैं, अस्थायी तंबू बनाकर भी निवास करते हैं। तो इस तरीके से ये लोग निवास करते हैं। इनके जो यंत्र और उपकरण हैं, यानी इनके जो इंस्ट्रूमेंट जो पार्ट हैं, हथियार हैं, उसके बारे में बात की जाए तो इनके मुख्य रूप से 3-4 प्रकार के हथियार हैं, या ये कह सकते हैं 3-4 प्रकार की प्रणाली है। कयाक एक तो इनके पास होती है। कयाक में क्या होती है, अपने बात करे थे, चमड़े की बनी हुई नाव होती है, लगभग 5 मीटर तो लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी के करीब होती है। तो आप लोगों ने याद रखना है, एक तो कयाक चमड़े के बनी हुई नाव, दूसरा उमियाक। और उमियाक बड़ी नाव होती है, छोटी नाव तो कयाक, बड़ी नाव क्या है, उमियाक, जिसमें क्या करेंगे, वेल मछली का शिकार करने के लिए काम में लेके जाएंगे तो उसे उमियाक काम में लेंगे क्योंकि वेल मछली बड़ी होती है इसलिए बड़ी नाव काम में लेनी पड़ती है और बड़ी नाव को बोलते हैं उमियाक। फिर आता है हारफून। हारफून क्या है, शिकार करने के लिए भी पढ़ रहे थे, एक हड्डियों से बना हुआ भाला जो लगभग 1.2 से लेकर 1.5 मीटर के करीब लंबा होता है, रस्सी से बंधा हुआ भाला होता है, रस्सी पकड़े रखते हैं और भाले को फेंक के मारते हैं या सीधा भाले को मारते हैं तो उसे बोला जाता है उस भाले को हारफून। एक स्लेज होती है इनके पास, जो बर्फ़ वाले क्षेत्रों में गाड़ी चलती है, यानी कहने का मतलब जो बर्फ़ पर चलती गाड़ी है, जो रेनेडियर और कुत्ते खींचते हैं उसे क्या बोला जाता है, स्लेज बोलते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या आ गया, कयाक, उमियाक, हारफून और स्लेज। कयाक बर्फ में क्या, चमड़े से बनी हुई नाव जो मतलब कि मुख्य रूप से लगभग 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी कयाक। उमियाक वेल मछली का शिकार करने के लिए काम में लेने वाली बड़ी नाव। हारफून भाला शिकार करने के लिए। स्लेस बर्फ़ में चलने वाली गाड़ी। ये आप लोगों को मुख्य रूप से याद करना है इसमें। अब बात करते हैं इनके समाज और संस्कृति के बारे में बात करते हैं, यानी उनके सोसाइटी एंड कल्चरल कंडीशन के बारे में बात करें तो ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनका जीवन गुमक्कड़ होता है, ये आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। प्रेतवंशीय समाज है और या इनके कह सकते हैं बहुपत्नी प्रथा है। इनमें उत्सव और समारोह सभी प्रकार के मनाए जाते हैं। ये एल्यूट भाषा बोलते हैं, जादू टोनों में विश्वास करते हैं। और दूसरी बात की जाए तो कठोर शीत ऋतु में इनमें भोजन की कमी होने पर बूढ़े और असक्त व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये इनका एक समाज और संस्कृति है। तो आप लोगों को याद रखना है, एक भाषा बोलते हैं एल्यूट, जादू टोनों में विश्वास करते हैं, उत्सव बनाते हैं और आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। प्रेतवंशीय होते हैं, बहुपत्नी प्रथा इनमें प्रचलित होती है। वातावरण समायोजन। एस्किमो हमने पढ़ा भी एक कठोर वातावरण में निवास करते हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो एक अनूठे वातावरण का उदाहरण अपने इनको दे सकते हैं। क्योंकि ये लोग जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वो बहुत ही सख्त वातावरण है, या ये कह सकते हैं भी एक माइनस टेम्परेचर में जब लोग निवास करते हैं तो किस प्रकार का यहाँ पर उनके पास एटमॉस्फेयर होगा या किस प्रकार की उनको समस्याएं झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए लोग ये आपस में
जिस तरीके से एक आपस में एक तरीके का समायोजन वातावरण से करते हैं, तो एक इनकी वो मानसिकता है बहुत मजबूत होती है, या ये कह सकते हैं भी कठोर जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं। एस्किमो एक बर्फ़ से बनी हुई झोंपड़ी, इग्लू जिसे, स्लेज गाड़ी हड्डियों से बनी हुई, बर्फ़ भरी आंधियाँ, ये सभी इनके साथ इनको एक सहन करना या उनके साथ समायोजन करके चलना पड़ता है। अब जब इनके पास बसंतकालीन समय होता है, तो तेज़ सूर्य की जब किरणें धूप पर, या जो धूप निकलती है और बर्फ़ पे गिरती है, तो तेज़ आंखों में चमक होती है। उस चमक से बचाव के लिए लोग क्या करते हैं, आंखों पर कवच बनाकर लगाते हैं, ताकि आंखों में जो उनका लाइट है उसका रिफ्लेक्शन है वो कम हो जाए, यानी बचाव हो। इस तरीके से वातावरण में के साथ ये कठोर जलवायु के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। आज की संस्कृति के बारे में बात करें तो ये लोग हैं काफ़ी टाइम से, 1960 के दशक से पहले के बारे में बात कर लें तो ये लोग हैं, तो मतलब कि हज़ारों वर्षों से रहते आ रहे हैं, और 1960 के बाद ये लोग अमेरिकी और जो यूरोपियन लोग हैं उनके संपर्क में आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ की सरकारों ने उसके ऊपर पैसा खर्च किया है, या फिर उनकी आधुनिक टेक्नोलॉजी में इनको डालने का काम किया है। इनके जो मकान होते थे वो भी अब बढ़िया तरीके से बनाने लग गए ये लोग, सरकार ने उनमें हेल्प की है। इसके अलावा जो स्लेज वगैरह गाड़ियाँ खींचते थे, उसकी जगह आजकल स्नो स्कूटर का प्रयोग करने लगे, कयाक की जगह मोटर चलित नाव काम में लेने लगे। या कहने का मतलब इनके पास जो इम्पोर्टेंट वस्तुएं होती थी वो बाज़ार में ये लोग उपलब्ध करवा कर उससे अच्छी कीमत प्राप्त कर कर अपना जीवन यापन सुधार रहे हैं, और सरकार ने इनके जीवन यापन को एक सुधार करने के लिए बहुत से प्रयास किए हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इसी तरीके का बदलाव इनमें रहा तो आने वाले टाइम में ये जनजाति है वो लुप्त हो जाएगी, क्योंकि इनका जीवन सामान्य जीवन हमारे जीवन की तरह ही हो जाएगा। तो ये बात की हमने एस्किमो जनजाति के बारे में। तो अब आप लोगों को एस्किमो जनजाति पे क्वेश्चन करना है।